बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात करने का इंतखाब किया है, इस हवाले से हम सब मालूमात जो है हासिल करना चाहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है। लोग परेशान हैं अपने कारोबार के लिए, काम के लिए, रोज़गार के लिए, और उसी के साथ साथ जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, वो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से भी परेशान हैं, क्योंकि उनकी तालीम का अच्छा खासा हर्ज हो चुका है। और अभी हाल ही में जो हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि 26 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक, जिसमें मौसम सरमा की छुट्टियां भी शामिल हैं, स्कूल्स वगैरह जितने भी तालीमी इदारे हैं वहाँ पे तलबा और तालिबात उनके लिए जो है वो ऑफ रहेगा। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो सकता है। तो आज हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ ऐसे सवालात जो आप जानना चाहते हैं और आपके टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए भी हम अपने प्रोग्राम में जो सवालात हम तक पहुँचते हैं वो भी शामिल करेंगे। तो हमारे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो इस हवाले से हमें आगाह करेंगे, जिनका तारुफ करवाएंगे ज़हरा रज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब, जो कि तज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, शो में आपको खुशामदीद करते हैं। कैसे हैं आप सर? अल्लाह के एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अब तक के प्रोग्राम्स का। कैफे जो हमारे सुबह मॉर्निंग शो है, कम से कम एक ट्रेंड से चेंज होके आप लोग एक अवेयरनेस की तरफ गए। मैं समझता हूँ ये वक्त की जरूरत भी है। नवाज़िश, और शुक्रगुजार हूँ मैं आपके चैनल का कि उन्होंने हमेशा कोर इशू को पब्लिक उसको किया है। तो बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। तो आज बात करें कोरोना के हवाले से, जैसे कि फ़हीम ने भी बताया कि मुल्क भर में जो सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, और उसके पेश नज़र जो है कल वज़ीर तालीम, वफाकी वज़ीर तालीम ने ऐलान भी किया कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो सर, मेरा सवाल ये है कि तालीमी इदारे बंद करना क्या ये काफ़ी है, या साथ साथ हमें दूसरी चीज़ें भी बंद करनी पड़ेंगी, जैसे मार्केट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, क्योंकि बच्चे हमें मॉल्स में भी नज़र आ रहे हैं, मार्केट्स में भी नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स में भी नज़र आ रहे हैं, शादी हॉल्स में भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या सिर्फ स्कूल्स बंद करना ये काफ़ी है, या इसके साथ और भी चीज़ें बंद करने की ज़रूरत है? मैं सबसे पहले आपको अर्ज़ करूं कि चूँकि बेसिकली जो बच्चे हैं ये हमारा फ्यूचर है, हमारा इसको सेव करना। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को, चूँकि स्कूल में तालीम का लॉस तो हो रहा है, लेकिन कम अज़ कम अगर गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, चूँकि ये आखिरी स्टेप्स था, इसके अलावा हमारे पास चॉइस कोई नहीं थी इन फ्यूचर के लिए। ज़ाहिर है एक फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल। अब पेरेंट्स का भी बड़ा जिम्मेवारी है कि वो कम अज़ कम बच्चों को पार्कों में और इस तरह के प्लाजाज में या इस तरह के शॉपिंग्स में उनको ना लेके जाएं। ये मतलब उनके एक अवेयरनेस के लिए। दूसरी बात ये है कि कोरोना चूँकि जो फर्स्ट टाइम आया था, तो उसका एक खौफ की कैफियत थी। लोगों ने उसको मतलब एक किस्म का एक खौफ के उसको सैनिटाइजर और मास्क को लाजिम कर लिया था अपने ऊपर, इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर। अब जो सेकंड लहर आ रही है, और ये जो उस वक्त के एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो सेकंड लहर आएगी वो शिद्दत से आएगी, और ख़ासतौर पे मौसम के हवाले से पाकिस्तान में इसकी वार्निंग्स दी गई थी। ठीक है। लेकिन इस वक्त ये है कि मैं समझता हूँ कि जितने भी मार्केट्स में आप जिस तरह भी जाएं तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। ये लोगों के ज़ात के लिए, लोगों की फैमिलीज़ के लिए, लोगों के अपना गवर्नमेंट ठीक है आपको अवेयरनेस दे सकती है, चैनल्स तमाम अवेयरनेस दे रहे हैं हर जगह मतलब इसको, बट माजरत के साथ कि जो अवाम इसको सीरियस नहीं ले रही है, तो ये एक बड़ा फैलने की एक बड़ी वजह है। दूसरा ये है कि चूँकि ज़ाहिर पाकिस्तान की इकॉनमी सूरत हाल ऐसी है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कि मुकम्मल लॉकडाउन हो, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ हैं हमारी ख़ासतौर पे इकानमी के हवाले से। तो इसलिए ये है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की मैक्सिमम कोशिश है कि कुछ मतलब कारोबार चलते रहें, और चलेंगे उसी सूरत में जब आवाम उनके साथ तावन करेगी, प्रॉपर सैनिटाइजर यूज़ करेगी, मास्क का फेस मास्क यूज़ करेगी, तो कम अज़ कम रिलीफ मिलेगा। अब आप खुद भी चूँकि ज़ाहिर है ठीक है सर, इसी हवाले से हम बात करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे।
एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की मुल्क भर में बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से। सर, वक्फे से पहले आपने ये कहा कि मार्केट्स में बच्चों को मत लेके जाएं, घरों से बाहर बिला वजह उन्हें मत निकलने दें, मगर कोरोना वायरस सिर्फ बच्चों से ही नहीं फैल रहा है। जितने भी बड़े हैं उन्हें खुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। देखें, जो तो एक ख़ास किस्म की जगह हैं जहाँ पे SOPs जो लाजिम करार दिए गए हैं, वहाँ पे तो एहतियात की जा रही है, मगर जहाँ पे काम चल सकता है सब चला रहे हैं। अब देखें, मोहल्लों की मार्केट्स देखें आप उसके अलावा बाजार देखें, कुछ ऐसे जो हाई फाई जो मार्केट्स हैं उनके अलावा आप देखें, हर जगह पे मास्क नीचे लगा हुआ है, दुकानदार ने मजबूरी के तहत लगाया हुआ है, बाकी सारे ऐसे ही फिर रहे हैं। तो इन सारे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सर, मैं जो बच्चों की खास तौर पे बात हो रही थी कि प्रायोरिटी जो है आपकी मेरी सबके बच्चे हमारे बेशक जनरेशन है। गवर्नमेंट ने चूँकि स्कूल्स को उन्होंने मजबूरी थी उनकी, एक चाह रहा हूँ कि अच्छा इल्ज़ाम था कि पेरेंट्स की भी और हमारी भी एक रिक्वेस्ट थी कि स्कूल चूँकि ज़्यादा फैलने के ज़्यादा चांस है कि स्कूल में तो छोटे बच्चे, चूँकि इसकी एक है जो दुनिया सारी में रिसर्च की कि बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है और 60+ को ये ज़्यादा फ़ौरन ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये एक है इंटरनेशनल एक रिसर्च हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप लोकल एरियाज़ है, महलों में चूँकि जिन लोगों का एक अवेयरनेस है, जो इस चीज़ को समझते हैं, वो बहुत सीरियस इसको ले रहे हैं। मैंने देखा है ये नहीं है कि सारे कम अज़ कम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इशू ये एरिया है कि जो लोकल एरियाज़ हैं, लोकल एरियाज़ में गवर्नमेंट की ग्रिप नहीं है, मतलब जहाँ पे जाके ये अवेयरनेस दें। इवन कि अगर आप मास्क जो है, बाज़ लोग ये भी रीज़न देते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मे भी आप एक दफ़ा उनको मास्क दें। आप प्राइवेट एनजीओ में कपड़े से मास्क बनाया जा सकता है, वो एक अवेयरनेस के मतलब रीजन लोग हैं। आप एक दफ़ा आप दें, प्राइवेट एनजीओ को कहें, प्राइवेट लोगों को कहें। हर आदमी चाहता है कि मैं किसी न किसी नेक अमल का मैं हिस्सा बनूं, तो वो 20-15 रुपये जो भी इसकी प्राइस है। तो उसके बाद ये है कि लोकल एरियाज़ को आपको स्ट्रिक्टनेस करनी होगी, ज़्यादा करनी होगी, चूँकि आप देखेंगे बड़े मॉल्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो लोकल एरियाज से आते हैं, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस है मतलब कोरोना वायरस। मगर बड़े बड़े मॉल्स में सबने पहने हुए हैं, वो मास्क पहनने के बगैर अंदर जाने भी नहीं देते। वहाँ पे तो ठीक है, चल रही है, मतलब बड़े 2-3-4 मॉल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली कहा गया है। ये देखा गया है कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस है, तो अच्छी बात है, उसमें स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह लोकल एरियाज़ को जब तक आप टारगेट नहीं करेंगे, लोकल एरियाज़ को जब तक आप जाके लोग हमारे जो पुलिस और जो फोर्सेस हैं या जिस तरह का भी जो NGOs हैं या मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, ये जाके लोकल एरियाज़ को इनको मैक्सिमम फोकस करना चाहिए। ओके, मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। इवन कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो जामिया मसाजिद हैं हमारी, उनके इमाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को अवेयरनेस दें, आप एक लोगों की इंसानियत के लिए निकलें, आप लोगों को फैसिलिटेट करें। तो मैं समझता हूँ कि सबका इशू है ये, किसी ना गवर्नमेंट का इशू है ना किसी दुनिया का, करना चाहिए। और सर, हमने फर्स्ट वेव में देखा कि हर तरफ से जो है वो एक सपोर्ट थी, जैसे मसाजिद के इमाम ने भी इस बात को बोला कि आप मस्जिद में ना आए क्योंकि कोरोना फैल रहा है, और लोगों में हमने देखा एक डर और खौफ था जबकि केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। अब दूसरी लहर में रोज़ाना के बेसिस पे 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 34 से 35 लोग रोज़ाना की बेसिस पे जो है कोरोना के बायस अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। लेकिन अब वो खौफ लोगों में क्यों ख़त्म हो गया है, और उस खौफ को किस तरह से अब हम दोबारा डेवलप कर सकते हैं? लोगों में अवेयरनेस तो है कोरोना के हवाले से, अब वो क्यों डर नहीं रहे हैं? असल में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चूँकि गवर्नमेंट सतह पे इसको रिलीज़ किया गया, लास्ट ओवर पे जो IPL के मैच थे वो दोबारा हुए, अच्छा GB में इलेक्शन दोबारा हो गए, मतलब जो इस तरह की एक्टिविटीज़ जा रही हैं कि जिस तरह लोग समझ रहे हैं कि शायद ये अमेरिका में जैसे अभी इलेक्शन हुए वहाँ पे हुए, तो जो लोगों का जो एक उसको देखे, चूँकि हर आदमी मीडिया को फॉलो कर रहा है, हर आदमी मीडिया को देखता है, तो वहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं, आप किसी भी चैनल्स को आप चले जाएँ तो वहाँ पर कम अज़ कम आपको उसको डर खौफ वहाँ पे ख़त्म हो गया आपका। पहले ये था कि आप देखेंगे सर कि जैसे कोई बाहर की दुनिया थी, कोई डेड बॉडीज़ को मतलब किस तरह वो टेम्पर में और किस तरह फेंकी जा रही थी जी अपनों को। अब चूँकि हर आदमी ये चाह रहा है कि चूँकि कोरोना के साथ ही हमने जीना है, कोरोना के साथ ही हमने चलना है, तो उस चीज़ को भी बिल्टअप कर रहे हैं कि कम अज़ कम इकॉनमी भी चलती रहे और मिला जुला रुझान है। तो यकमुश्त होके हर आवाज़ अगर बने कि इसको सीरियस लें, हर एंगल से बने, हर NGOs ले,
मसाजिद लें, तो मैं समझता हूँ कि ये डर खौफ की है। अच्छा, सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो लोग जिनके घरों में मतलब इस तरह का कोई वाकया नहीं, वाला ना करे किसी के घर में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हो, मगर जो अगर किसी के घर में कोई इस तरह पेशेंट आया है ना कोरोना वायरस का, तो उनको इसके जो सीवियरनेस है उसका पता है, उसके कितना शदीद हो सकता है। ये आम आदमी समझता है शायद ये बड़ी एक मामूली सी बात है। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद जरा इसी हवाले से हम बात करें। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की जो एक बिगड़ती हुई सिचुएशन है उसके हवाले से बात करें, तालीमी इदारों के हवाले से बात करें। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब जो कि तज़कियाकार हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं दानिश जमां साहब जो कि माहिर तालीम है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर शो में आपको खुशामदीद करते हैं। सर बात करें तालीमी इदारों के हवाले से और कोरोना वायरस की जो एक बिगड़ती हुई सूरत हाल है जिसके बायस कल ऐलान किया गया है कि तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो जारी रहेगी जो कि 24 दिसंबर तक जारी रहेगी। फिर 25 दिसंबर के ऑनवर्ड्स जो है वो मौसम सरमा की तातीलात होंगी। तो सर सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, तो वो बच्चे जिनका हरज हो रहा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान किस तरह से पूरा किया जा सकता है और हुकूमत को क्या हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए इससे इस हवाले से? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे अब्दुल अजीज फ़हीम अब्बास साहब और ज़हरा रज़ा साहिबा आपको इस टॉपिक के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। बड़ा हसास इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे पैंडेमिक में एक हमारे कंट्री का जो इशू है, आप लोग ने उसको हाईलाइट किया है और ये फर्स्ट चैनल है, मेरे ख्याल में मुबारकबाद आप लोगों को। नवाजिश। देखिए जी, बात यह है कि आपका जो सवाल है ये बहुत एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि हमारे मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर फैसिलिटीज का फुकदान है। यानी हमें अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ये कहते हैं कि आप होम लर्निंग बेस पर बच्चों को लेके जाएं 1 महीने के लिए फ्रॉम 25 नवंबर टू 24 दिसंबर, और फिर उसके बाद 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक ये कहते हैं कि 15 डेज की विंटर वेकेशंस होंगी ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर के लिए। उसके बाद ये अपने फैसले को रिव्यू करेंगे। तो ये इसमें देखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि इस वबा का तो जो भी शिकार है वो पूरी दुनिया इस वक्त है, लेकिन क्या होता है कि हर मुल्क को अपने मामलात को देखते हुए स्ट्रेटेजी को प्लान करना पड़ता है। हमारा अलमिया यह है कि हम अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान नहीं कर रहे, हम दीगर ममालिक की स्ट्रेटेजीज को उठाकर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम अपने मसाइल को समझ नहीं पा रहे। मैं एक चीज आपको बताऊं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो जनाब इमरान खान है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया हमारे इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन को देखते हुए कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। यानी इन्होंने मुल्क को बंद नहीं किया, सील नहीं किया। दूसरी दुनिया में तो दुनिया के दूसरे ममालिक में सब कुछ सील कर दिया गया। यहाँ पर मार्केट टाइम बाउंड की गई, इदारों को टाइम बाउंड किया गया, लोग घरों से बाहर निकले। ऐसा नहीं है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अच्छा, अब उसके बाद 8 महीने तमाम एजुकेशन सेक्टर बंद किए गए। वो एक एक्सपीरियंस था, इस एक खौफ से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे। लेकिन 8 महीने के बाद जब इन्होंने इदारे खोल दिए, तो इदारे खोलने के बाद इन्होंने ये देखा कि ये एजुकेशन को भी ये एसओपीज को प्रॉपर फॉलो अप करवा के कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारा इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन है, उसी तरीके से हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा गैप मौजूद है बनिस्बत दीगर। दानिश साहब, आप मैं माजरत चाहता हूँ, बात काटूंगा क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। देखें, एजुकेशनल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, मगर ये भी एक
मतलब देखने में आया है कि सारे तालीमी इदारों में नहीं किया जा रहा, कुछ जगहों पे काम भी चलाया जा रहा है, और इन्होंने ये भी अभी देखने में आया है कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, तो इस वजह से तालीमी इदारों को बंद किया गया। अच्छा, अब जो तालीम के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि मार्केट्स और बाकी चीजें सारी खुली हुई हैं, सिर्फ स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहूंगा जरा अपने ख्यालात जो है उनका इजहार कीजिए। देखिए जी, यहाँ पे सबसे पहली तो बात यह है कि अगर और कोई दूसरा शोबा होता है, किसी एक इदारे में अगर कोरोना का केस आता है तो उस इदारे को बंद किया जाता है, ना कि पूरे मुल्क में उससे लिंक करते हुए सारे इदारे बंद किए जाएं। इसी तरीके से इनको ये एजुकेशनल सेक्टर पे वर्क करना चाहिए कि वो इदारा जहाँ पर कोई कोरोना का केस इनको रिपोर्ट हुआ, या वो सेक्टर जहाँ कोई कोरोना का केस, सिर्फ उस इदारे को बंद करें, बनिस्बत आप पूरे मुल्क की तालीमी निजाम को क्लोज करके रख दें और होम लर्निंग बेस पर आप उनको ये नाम देकर सीधा घर पे बिठा दें बच्चों को कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं, ये नामुमकिन है। मगर मुल्क में इस वक्त लोगों की जिंदगियां ज्यादा अजीज नहीं है तालीम से, तालीम तो फिर कंटिन्यू की जा सकती है। देखिए जी, एक ये सोच हमारी जो है ना, ये इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम अपनी तालीम को अभी जिंदा कर रहे हैं। हमारी तालीम उस तरीके से नहीं है जैसे बाकी तालीमात दीगर ममालिक, हम जिंदा कर रहे हैं, तो हम तो बहुत पीछे हैं। हमारा एक दिन का लॉस भी जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत काउंटेबल होगा, एक दिन का लॉस भी बहुत काउंटेबल होगा। इसका तरीका है कि आप तालीमी इदारों को चेक इन बैलेंस मजबूत बनाएं। गवर्नमेंट का काम है कि वो तालीमी इदारों पर प्रॉपर विजिट करें, वहाँ SOPs फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। एक जगह पर एक क्लास के अंदर SOPs को फॉलो करवा के सोशल डिस्टेंस को रखवा के बच्चे को बिठाया जा रहा है, नहीं जा रहा है। बिल्कुल सही। अगर ये इनका काम है, इनका काम ये नहीं है कि ये इदारे बंद करवा दें। ठीक हो गया दानिश जमाल साहब, थैंक यू सो मच। दानिश साहब थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल सही जानिब जो है वो तवज्जो दिलाई। इस हवाले से बात करते हैं सरदार जुल्फिकार साहब से। जनाब सर, दानिश साहब ने जो बात की है मैं उनसे इस चीज़ पे इख्तलाफ करूँगा, चूँकि ये बेसिक है, नर्सरी हमारे मुल्क का फ्यूचर है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको बैन किया गया। इंडिविजुअली अगर बच्चे को स्कूल में नहीं भेजते हैं तो शायद वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, चूँकि एक बच्चे आगे हो जाते हैं वो पीछे रह जाता है। लेकिन मजमूई तौर पे जब आपने स्कूल्स के इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा, जहाँ तक ये कह रहे हैं कि दुनिया में तालीम का एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, एक तरबियत है, बच्चों की एक तरबियत है। वहाँ ये 20 किलो का बैग उठा के बच्चे घर नहीं आते हैं, उनके ऑलरेडी लॉकर्स हैं। तो मैं समझता हूँ उनसे हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं, कोई हल नहीं है। चूँकि हमारे स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, देखे ना, सबसे अगर लो और कम बिल्डिंग्स बनी हुई तो स्कूल्स की एक बिल्डिंग में जिस तरह बच्चे पढ़ते हैं, आपके 700-800 बच्चा 100 गज की बिल्डिंग में वहाँ तालीम हासिल कर रहा है लोगों ने। बिल्कुल सही। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है। लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों पार्क और ये जो प्लाजे हैं या मार्केट्स हैं इनसे अवॉइड करना चाहिए, इसको सीरियस लें। ये उनके अपना घर का मसला है, हमारे प्यारों की जिंदगियों का मसला है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सरदार जुल्फिकार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट किए। हमारी भी दरख्वास्त है उन वालिदैन से और जो लोग हमें देख रहे हैं वो कोरोना को संजीदगी से लें और SOPs को फॉलो करें। मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे करंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो है और अपोजिशन का रोल इसके अंदर क्या है, अपोजिशन क्या रोल प्ले कर रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुल्क में एक तरफ कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है हुकूमत को, जहां एक चैलेंज है कोरोना से निपटने के लिए, तो दूसरी तरफ अपोजिशन हमें जलसे जुलूस और एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है, जिस हवाले से इमरान खान साहब का कहना है कि अगर अपोजिशन जलसे जुलूस और इस तरह से कानून तोड़ेगी तो वो जेल के अंदर होगी। अपोजिशन के भी हमें कुछ गैर संजीदा बयानात देखने में आ रहे हैं कि कोविड-19 से ज़्यादा ख़तरनाक कोविड-18 है। इस सारी सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे और इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि फ़हीम आप उनका तारुफ कराएं। थैंक यू ज़हरा।
हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राव इमरान सुलेमान साहब, जो कि एक तजियाकार हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इससे पहले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मैं चाहूँगा कि ज़रा आप एक मजमूई तौर पे देखिए कि एक ऐसे ममालिक जहाँ पे जमहूरी तर्ज हुकूमत राइज है और वहाँ पे अपोजिशन का किरदार क्या होता है, ठीक है, ज़रा इसको तो इसका नक्शा खींचते हुए फिर मैं चाहूँगा कि मुहज़्ज़िब मुआशरों में और हमारे यहाँ जो अपोजिशन का किरदार है इस पर रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के 70 सालों के अंदर इस मुल्क को जो भी अपोजिशन मिली है उन्होंने ज़ाती मफादात को तरजीह दी। अपोजिशन का काम यह है कि हुकूमत अगर कोई गलत काम कर रही है, उनकी कोई ऐसी पॉलिसियाँ चल रही हैं जो मुल्की मफाद में नहीं है, हुकूमत का काम है कि वो दूसरी अक्सरियत कहलाती है, दूसरी बड़ी हुकूमत कहलाती है। अपोजिशन एक किरदार होता है, उनका एक नुमाइंदा पार्लियामेंट में मौजूद होता है जिसका ये काम होता है, जिसको मौका दिया जाता है। सबसे पहले वज़ीर आज़म से पहले मौका दिया जाता है कि आप खड़े होकर बात करें और बताएं कि क्या काम है जो हम गलत कर रहे हैं। अच्छा, सूरत हाल ये है कि यहाँ मामलात ही उल्ट हैं। यहाँ पर ज़ाती मफादात की सियासत अपनी बेल करवाने के लिए, अपने NRO लेने के लिए, अपने मामलात, अपने मुकदमात को ख़त्म कराने के लिए, लेकिन आवाम को जो इस्तेमाल किया जाता है महंगाई के नाम पर। अगर आप इनके महंगाई के ऊपर आज इनका एहतजाज देखेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए इनके साथ चले जाते हैं, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि सुबह के टाइम जो उनके सुबह का वक्त होता है उनसे ये बातें सारी उनके जहनों से हज़फ हो जाती है कि हमने कल किस मौजू पर बात की थी। यानी कि रात को अगर हुकूमत आपके मामलात को दुरुस्त कर देती है, कुछ ले दे के मामला तय हो जाते हैं, तो वो जो महंगाई में पिसती हुई आवाम है उनके मुतालबात भी उसी तरीके से दब जाते हैं। अपोजिशन का असल जो किरदार होता है वो हुकूमत से कहीं जारहाना और कहीं तकड़ा होता है। अपोजिशन का एक अलग ही मजा है। हमारे अंदर फितरती है सियासतदानों के अंदर कि वो पॉजिटिव बयानात, जो मस्बत बयानात होते हैं, वो देते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि अच्छे काम बहुत कम होते हैं। हम खड़े होकर जब ये कहते हैं कि हमने फला मंसूबा कर दिया, लेकिन उनमें मंसूबे ऐसे होते हैं जो गुज़श्ता हुकूमत के होते हैं, उसमें भी लहजे में एक लड़खड़ाहट होती है। हम कहते हुए घबरा रहे होते हैं कि मैं इसको नाम लूंगा तो कहेगा ये तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का मंसूबा। झूठ का सहारा ले रहे होते हैं, झूठ का सहारा ले रहे होते हैं, झूठ का सहारा ले रहे होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, चलो तख्तियों पर तख्तियां लगा दिया इन्होंने। मामलात ये हैं कि अपोजिशन इस वक्त कहाँ खड़ी है हमारी। अपोजिशन ने ये किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़ी जमात है और बड़ा किरदार है। 2 मरतबा इनकी भी पाकिस्तान में हुकूमत आ चुकी है। सही। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जब इनकी वफाक में हुकूमत थी तो इनकी भी हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में। ये क्या बात है कि आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित का मामला हो, अगर इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत है तो आपकी 100% चांसेस है, 95 नहीं 100% चांस है कि आपकी हुकूमत वहाँ बनेगी। ये दोनों जमातें जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, जिन्होंने लाखों रुपए के अमला इस वक्त कल नजर आतिश किए, 4 गाड़ियाँ सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया पीपल्स पार्टी के लोगों ने। इन लोगों को ये बात मालूम थी कि तुमने इलेक्शन जब वहाँ जीता था उस दौरान तो किस तरीके से जीता था, ये भी इनको पता है। तो होना तो ये चाहिए था कि इसको तस्लीम किया जाता। डीआईजी साहब ने कहा कि उनको, जिन्होंने ये मतलब इस सब में मुलव्विस हैं, उनको जरूर जल्द पकड़ लिया जाएगा और उनको सजा दी जाएगी। लेकिन जी मैं इस सारे अमल में कहूँगा कि इमरान खान साहब की जो कोशिश है उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके साथ कुछ जुड़े लोग हैं उन पर थोड़ा सा शकूक किए जा सकते। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये खुद में इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहे हैं। इमरान खान साहब को करना तो ये चाहिए था कि अगर वो आवाम के लिए हमदर्द है तो 15 दिसंबर को नवंबर को आपने देखा कि इंतखाब का आखिरी दिन था और हमें मालूम था कोरोना की वबा सर उठा रही है जी। पूरे मुल्क में अफरा तफरी चल रही थी, न्यूज़ चैनल अपना काम कर रहे थे, हुकूमत वाले अपने काम कर रहे थे। उधर हमने ये देखा कि 13 तारीख को, 12 तारीख को, 11 को, 10 को कहाँ मवासलात के मिनिस्टर जो हैं ये अपना मुराद सईद साहब धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं। अली अमीन जो गंडापुर साहब हैं बेतहाशा इल्जाम तराशियों के साथ जलसे कर रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग लेके खड़े हैं। दूसरी जानब एक तरफ मीडिया ये भी दिखा रहा है कि मरियम साहिबा भी जलसे कर रही है, बिलावल भी कर रही है। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि यहाँ पर वफाकी हुकूमत का अपना मफाद शामिल था, उनको मालूम था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन डाउट था कि शायद मामला गड़बड़ में भी जा सकता है। ठीक है, वो डाउट क्यों था? डाउट इस तरह था कि जैसे कराची में, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, ये दुनिया को पता है। 19-20 का फासला रहा है और ये पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है, चलता है। मामला ये है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि वजीर आजम को चाहिए ये था या तो गिलगित बल्तिस्तान के GB के इंतखाबात की तारीख आगे कर दी जाती। सही। अगर नहीं कर सकते थे तो आपको जल्द से खुद बाहर उसी न वक्त निकलते। खत्म कर देने चाहिए थे। आप करके दिखाए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से हमें रोका करते थे, पहले वो खुद वो आदतों को खत्म किया करते थे। तो वजीर आजम साहब को चाहिए था कि अवामी मफादात की खातिर वो कोरोना की वबा को देखते हुए इन जलसा जुलूसों को अपने पहले ठीक है खत्म सर, करते। हमने ये फिर वो देखा। ये कहने में बिल्कुल। मैं एक मिनट, फिर वो कहने में हक बजानिब थे कि देखिए मैंने सरेंडर किया, आप भी सरेंडर करें। हाँ। तो ये एक बात बनती है जी। सही। तो सर ये मैं बिल्कुल आपकी बात से बात को ही कंटिन्यू कर रही थी कि बिल्कुल हमने ये देखा कि जब हुकूमत का अपना मफाद था तो वो जलसे कर रही थी और अपोजिशन भी कर रही थी। जैसे ही उन्होंने इलेक्शन जीते वैसे ही जो हमने पेशावर जलसे में जिस तरह से हुकूमत ने कहा कि जलसा नहीं होगा, उसके बावजूद भी हुआ। उसके बाद सारी पाबंदियाँ लगाना जो है वो शुरू हुई। तो अवाम की अगर बात की जाए तो हुकूमत अपने मफादात का सोचती है, अपोजिशन की बात की जाए तो वो हुकूमत गिराने की बात करती है, इमरान खान साहब को घर भेजने की बात करती है। अवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। देखिए जी, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। मैं वही कहूँगा कि अगर वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से ही इब्तदा कर देती तो पेशावर का जलसा आज नहीं होना था। आज बुजदार साहब को ये कहना ना पड़ता कि लाहौर या मुल्तान का जलसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। मैं आपको अपोजिशन के किरदार के बताऊं, जिस आवाम की आप गुर्बत की, जिस आवाम की आप पसमानदगी की बात कर रही हैं, उन आवाम के घरों में डंडे और पता नहीं क्या कुछ पहुँचा दिए गए हैं और बिल्कुल घुमसान की जंग छेड़ने का उनका एजेंडा है इस वक्त अपोजिशन का। चूँकि नजर आ जाता है कि पेशावर के जलसे के अंदर आपने देखा कि किसी भी हाल में बाज नहीं आए और आवाम को भी खौफ नहीं था कि हमें कोरोना लग जाएगा, हमारी वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे मुतासिर हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, एक साबिक चीफ जस्टिस साहब फोत हो गए कोरोना से। तो हम क्या चीज़ है, हमें तो वो सहूलियात मिल भी नहीं सकती अस्पतालों में। उनको तो वो प्रोटोकॉल मिलता है कि एक मरीज जिसको आइसोलेट किया हुआ है और वो वेंटिलेटर पे है, उसका वेंटिलेटर छीन कर बड़े आदमी को दे दिया जाता है। ये भी मनाजर सामने आए हैं। तो वो बंदा भी नहीं बच पाता, वो बड़ा ओहदेदार भी नहीं बच पाता। तो ऐसे में लोगों ने इस बात की भी नहीं की। अब लाहौर के जलसे के लिए अपोजिशन को चाहिए तो ये कि ये मेरे वोटर सपोर्टर हैं और अगर ये नहीं रहे तो हमारी सियासत कहाँ से होगी। यही हमारे नाम लेवाएं। इनकी जानों को खतरे में डालते हुए इन्होंने एहतजाज का रास्ता इस वक्त अपनाया हुआ है। 13 दिसंबर का जलसा है मीनार पाकिस्तान में, भरपूर एहतजाज और भरपूर पुरतशद्दुद मामलात की तरफ जाएंगे जिसमें पुलिस और आवाम का झगड़ा सामने देखने में आ सकता है। इसमें ना तो आप जो फरमा रही हैं, इसमें ना तो कोई महंगाई का जिक्र होगा, ना इसमें मुल्क में कोई सलामती या मुल्की अमलाक को तोड़ने का मामला होगा। सब कुछ, सब सरहदें जो वो पार हो जाएंगी। इस दिन ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि जैसे हमारे कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं, कश्मीरी भाई जो हैं, ये इंडिया के साथ अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ, इसी के ऊपर बात करेंगे कि आगे जो जलसा जो आगे होने जा रहा है वो होगा या नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसको जेल भेजा जाएगा। देखना यह है कि आगे जलसे जुलूस होते हैं या नहीं, कहीं मच जाएगा। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आप सब दोस्तों को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ मौजूद है ज़हरा रज़ा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राव इमरान सुलेमान साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं मुल्की सियासत और अपोजिशन के किरदार के हवाले से। अच्छा, आपने बताया कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से 70 सालों से जो अपोजिशन का किरदार रहा और जो हुकूमतों का किरदार अपोजिशन के हवाले से, अवाम के हवाले से रहा, ठीक है, मगर अपोजिशन का जो एक किरदार है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या अपोजिशन का काम सिर्फ ये होता है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी काम किया जाए उसको गलत करार दे दिया जाए या नामंजूर के नारे लगा दिए जाए, ठीक है, या लोगों के सामने एहतजाज करना शुरू कर दिया जाए कि मतलब ठीक है हम मुश्किल हालात में हैं, पूरी दुनिया मुश्किल हालात में है, पाकिस्तान उससे भी ज्यादा मुश्किल हालात में है गरीब होने की वजह से भी, और अपोजिशन के मुताबिक ये जो लोग हैं जो इक़्तिदार में हैं, इन लोगों को हुकूमत भी नहीं करनी आती है। अपोजिशन वालों को तो आती है ना, इन्होंने तो कई हुकूमतें की हैं, ये अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हुए हुकूमत का साथ दे सकते हैं जिसमें आवाम का मफाद हो। हाँ, बजा फरमाया सर, ये अपोजिशन ही है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में FATF जो FATF जो है इसके अंदर भी मुश्किलात का शिकार हुआ। एक बदनामी का बाइज़ हम ग्रे लिस्ट के अंदर निकलना चाहते नहीं निकल सके। अच्छा, ये किस वजह से हुआ था? जब इन लोगों की, इन अपोजिशन में बैठे हुए लोगों की हुकूमतें थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, लोगों का पैसा लूटते थे और इनके दौर में ऐसे ऐसे काम हुए कि हमें ग्रे लिस्ट में आना पड़ा। आज जब हमें उन्होंने दोबारा से ग्रे लिस्ट में रहने दिया
तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो हिंदुस्तान वहां बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहा था, दूसरा अपोजिशन वही हिंदुस्तान वाले काम कर रहा था। इनको चाहिए ये था कि एक मामला हमारे घर की लड़ाई का है, हमारी हुकूमत का, आप कल इस इक़्तिदार पे, आज मैं हूँ, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। लेकिन जब दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का मामला आ जाए तो अपोजिशन का फर्ज ये था कि वो फैटफ के मामले में हुकूमत के शाना बशाने खड़ी हो जाती और पूरी दुनिया को ये बताया जाता कि हम एक हैं, हमारी सियासत एक है, हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना, पाकिस्तान के बकाउ सलामती और इसकी आवाम की खिदमत करना। इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ये सोचा, यहाँ भी अलग अलग रखा अपने। हाँ, इन्होंने ये सोचा कि अभी कुछ सवालात उनके बाकी हैं, अगर ये हमने इनका साथ दे दिया तो ये थोड़े से सवालात हैं, यह दाग भी इनके सर पर रह जाएगा, हुकूमत जाने का कुछ सबब निकल जाएगा, हमें इक़्तिदार में आने का मौका मिल जाएगा, हम ये करेंगे कि अपनी हुकूमत आएगी तो फिर ये मामला खत्म करा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हुकूमत की अगर नेकनामी की बात करें, कोई शक नहीं है कि वो गिरह निकलना चाहती है। वजीर खारजा का एक बड़ा किरदार है इसके अंदर। उन्होंने वजीर आज़म साहब का कौमी जो बैन अल-अक़वामी असम्बलियों उनमें खिताबात जो है उनको दुनिया ने सराहा है। मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि वजीर आज़म साहब को भी एक वक्त ये याद रखना चाहिए, जहाँ अपोजिशन के किरदार की बात करें, कि जब वो अपोजिशन में थे तो क्या आप सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाने के अहल होते हैं? वो भी गलत था। क्या आप जलसे जुलूसों में उन बिजली के बिलों को जलाने के लिए आपको इजाजत है? क्या ये हुकूमत और रियासत से टकराने वाली बात नहीं है? अपोजिशन में मौजूदा हुकूमत जो है वो थी, तब भी पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि इनका किरदार भी जारहाना था, मस्बत नहीं था, इनके रवैये ऐसे नहीं थे जो आवाम की खिदमत की तरफ आते हों, इनके ख्यालात ऐसे नहीं थे, बल्कि इनके ख्यालात के अंदर इक़्तिदार था। मगर इस वक्त भी अपोजिशन कुछ मुख्तलिफ किरदार अदा नहीं कर रही है, वैसा ही कर रही है, बल्कि उससे भी ज्यादा कर रही है, सख्त ज्यादा कर रही है, उससे ज्यादा कर रही है। और इस वक्त ज्यादा ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक मौत का खौफ फैला हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ। ठीक है। और इस वक्त पाकिस्तान का नंबर जो कभी 150 ममालिक के दरमियान आता था, 30% में आ चुका है कि पाकिस्तान उन खतरनाक ममालिक में शामिल हो चुका है कि जिसमें कोरोना की ये दूसरी लहर है, इस वक्त शदीद जानलेवा बन चुकी है। और जहां वैक्सीन की बात है, ये खुशखबरियों के टिक्कर शिक्कर तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जब तक मामला आएगा नहीं, वैक्सीन आ नहीं जाती, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सही सर, अगर अपोजिशन के किरदार की हमने बात की, गवर्नमेंट की अगर हम हुकूमत के किरदार की बात करें तो सर वो भी जो है वो उसका जो फोकस है, उसकी स्ट्रैटेजीज जो है वो भी अपोजिशन पे ही है कि वो भी अपोजिशन की चोरियां गिरवाने और करप्शन, जितने भी हम जलसे देखते हैं, महंगाई इस वक्त उरूज पर है, लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, लेकिन उनका जो फोकस है वो अपोजिशन पर ही है। तो हुकूमत के इस किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हुकूमत का किरदार तो यह है कि इस वक्त तो आप जो कोरोना की बात चल रही है इस वक्त, तो हुकूमत ने एक ही एक इशू बना रखा है फ़िलहाल कि कोरोना की वजह से मुल्क के हालात जंगी सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन को चाहिए कि वो ऐसा ना करे, आप जल्द से रोक दें, आप हमारे खिलाफ बात कर लें, मगर लोगों को इकट्ठा ना करें। हुकूमत का ये किरदार है, जो मैं आपके सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, कि अगर वैक्सीन आ जाती है इसकी और कोई दवा इसकी निकल आती है, तो सबसे पहले तो इस बात का ऐलान करें कि जैसे सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो 70% आवाम को वैक्सीन जो है वो मुफ्त में फराहम करेंगे। ठीक है, ये हमारी हुकूमत को भी एक ऐलान कर देना चाहिए। फौरी बात अवामी मफाद के लिए, कौमी मफाद की खातिर अपोजिशन का जो लीडर है, अपोजिशन के जो जमातें हैं, उनको फौरी तौर पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत के किरदार को सराहना चाहिए। हम ये समझेंगे कि दोनों जमातें आप जो है ना, और वो एक प्लेटफॉर्म पे अवाम की फलाह के लिए, सही है, अवाम की फलाह। तो ये है अवाम की खिदमत के लिए। वज़ीर आज़म साहब के पास भी कोई पॉलिसी नहीं है। ये इनकी वज़ीर आज़म साहब की सियासत बताऊं कि ये लोग वज़ीर आज़म साहब जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसियों पर यकीन रखते हैं। तवीलुल मियाद जो पॉलिसियां होती हैं, मतलब कि जिनके असरात आगे चलकर हमें मिलेंगे। वज़ीर अभी 15% जो बिजली का कहा है असद उमर साहब ने, वो ये कहा है कि 3 साल के बाद कराची वालों को मिलेगी। खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, लेकिन 3 साल के बाद, यानी कि आपके 3 साल की हुकूमत को देखे जब तक। मगर देखे ना, कोई जितने तवील मामलात से हम गुजर के आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी जादू की छड़ी तो किसी के पास भी नहीं है। जो अपोजिशन में है, इनमें से भी किसी एक को चुन लें और उन्हें कहें कि आप ये मुल्क की बागडोर संभालें और चला के दिखाएं और इन सारे मसाइल से हमें निकाल के दिखाएं। सर ऐसा होता ना, मसला यह है कि मामला मुतबादिल का तो चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में। हाँ, अगर अपने अपने मफाद के लिए सब एक दूसरे के ऊपर शोर कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इन दोनों जमातें जो लड़ रही हैं, जिसमें फजलुर रहमान साहब इनके सरबराह है, इनमें से कोई एक ऐसा आदमी है जो इमरान खान साहब के बाद आए और मुल्क को फौरी संभाल सके।
मैं समझता हूँ कि इनको मौका देना चाहिए। ये वो जमातें हैं जिनको भरपूर मौका मिला, 40 साल 38 साल 40 साल इन्होंने हुकूमत की बारियां लगी रही, इनको भरपूर आवाम ने देखा। अभी इनके 2.5 साल हुए, इनको और मौका देना चाहिए। कुछ ये बातें कर रहे, बातें तो वो भी करते थे, सही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिए जाएं तो ज़्यादा करने दिए। ठीक है इमरान सुलेमान साहब, अभी हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम इस जानिब गुफ्तगू को का रुख मोड़ें कि अवाम को क्या करना चाहिए, अवाम को अपने हक हासिल करने के लिए और बेहतरीन अवाम बनने के लिए, एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने के लिए क्या किरदार अदा करना होगा। जरा इस बारे में बात करेंगे हम। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम मुल्की सियासत और अपोजिशन के किरदार के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ राव इमरान सुलेमान साहब मौजूद हैं जो कि एक तजियाकार हैं। असर दुनिया भर में अगर बात की जाए तो जो भी हुकूमत होती है और अपोजिशन जो भी बात करती है अपने जुलूस में या जलसों में, वो आवाम की बात करती है। लेकिन हमने देखा कि अपोजिशन जो है वो हमेशा हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करती है, उसको गिराने की बात करती है, जबकि हुकूमत जो है वो अपोजिशन की करप्शन, उनकी चोरियां गिनवाने में लगी हुई है। तो इस सूरत हाल में जैसे कि फ़हीम ने कहा था कि आवाम कहाँ जाए, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आवाम किस तरह से आवाज़ उठाए और किस तरह से क्या आवाम को क्या चीज़ अपनानी चाहिए इस पूरी। हाँ जी, बिल्कुल बजा फरमाया। हुकूमत, वैसे तो अपोजिशन का काम यही होता है कि वो हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करें, ऐसी पॉलिसियाँ जो मुल्क के मफाद में नहीं होती, जो आवाम के लिए दुरुस्त नहीं होती। अगर वो दुरुस्त भी हो तो उनके जो मुशीर इर्द गिर्द बैठे होते हैं वो कुछ ऐसे पहलू तलाश करते हैं उस पॉलिसी में से कि जिसमें कोई नुकसान की बात आ रही हो तो उसको लेकर खड़े हो जाते हैं। अगर 90% उसमें फ़ायदा है तो 90% फ़ायदे को नहीं देखेंगे, 10% नुकसान को देखकर उस पर आवाज़ उठाएंगे, जबकि 100% तो कोई भी दुरुस्त नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरी बात, आवाम क्या करे? असल सारा झगड़ा ही मुल्क की बर्बादी का आवाम की वजह से है। अच्छा, आप जमहूरियत की बात अभी इतनी देर से कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ ये बादशाही निज़ाम है, बाप के बाद बेटा या बाप के बाद बेटी, माँ के बाद बेटा, और फिर आवाम उसी के पीछे पीछे। इस जमहूरियत को बादशाहत की शक्ल आवाम ने दी हुई है। आप अगर ऐसा कहें कि बेटों को आवाम ने मुंतखब किया है, इनकी औलादों अभी आवाम के शऊर का इम्तिहान हम लेते हैं। अच्छा, अगर ये मेरी बात आवाम तक पहुंच रही है, मैं दो बंदे भी घरों में रोकने के काबिल हो गया तो मैं शहादत को रुतबे फायज हो जाऊंगा। वजह क्या है उसकी? 13 दिसंबर को आवाम ये सोचे कि मैं जब उस जलसे से वापस आऊंगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में होंगे जिनको मैं ये वायरस ला के लगाऊंगा। अपने बच्चों के लिए, आवाम पूरी कौम के लिए ना करे, अपने बच्चों के लिए भला कर ले। हर आदमी अपने अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल कर ले, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल कर ले और उन जलसों में ना जाए। और ये थोड़ी देर के लिए सोचे बंद कमरे में बैठ के कि इनके अदवार में इनके साथ क्या क्या बीती है, क्या क्या मजालिम हुए इनके साथ। कोई इनसे पूछे कि तुम्हारा जो वालिद था वो क्या वो इस काबिल नहीं था मुल्क का वजीर आजम बने? क्या वो 16 साल का लड़का वालदा के बाद वजीर आजम बनने के काबिल है? तुम्हारे वालिद साहब की 60 साल उम्र थी, वो लोगों को बिठाकर सुलहनामे करवा देता था, लोगों के झगड़े खत्म करवा दिया करता था, लोगों के दुश्मनियों को दोस्तियों में बदल दिया करता था। वो मुल्क चलाने के काबिल नहीं था? क्या वो लड़का जो अभी पढ़कर आया, जिसको ये नहीं पता कि जमहूरियत किस चीज का नाम है, आमरियत किसे कहते हैं, उनको ये नहीं पता, लेकिन बदले में वो लोग देखते हैं, पूछते हैं, बल्कि ये पैरोकार बने हुए इनके। आप अंदाजा करें कि खादम हुसैन रिजवी साहब के जनाजा, हम माशाल्लाह से पहरेदार थे ख़त्म नबूवत के। मैं सलाम पेश करता हूँ हर उस बंदे को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान देता है, उसके लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि उनकी वफ़ात के बाद साद हुसैन जो रिजवी साहब जो उनके बेटे हैं, क्या और कोई उलमा कराम नहीं था? ये मजहबी जमात है जिसमें बड़े बड़े आलिम दीन बैठे हुए, क्या एक नौजवान को नशिस्त पे लाना जरूरी था जो वालिद साहब छोड़ कर गए? सही। अच्छा, अभी आप आवाम की बात कर रहे थे कि आवाम का अपना किरदार जो है वो भी बेहतर होने की ज़रूरत है। अभी आज हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में, कोरोना के दूसरे मरहले के हवाले से बात की है और अभी आवाम सब परेशान है कि ये देखें इन्होंने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, कारोबार बंद कर दिए, लॉकडाउन लगा दिया, नाफिज कर दिया। मगर यही जो बीच में 1.5-2-3 महीने हमने गुजारे हैं, इसमें SOPs को अगर हमने अपने ऊपर लाजिम करार कर लिया होता, दे दिया होता, तो हम घरों से खुद मास्क स्टिच करके पहन के निकलते, हम अपने हाथों की सफाई रखते, बाकायदा तरीके से SOPs को फॉलो करते, तो इस वक्त पाकिस्तान में ये सिचुएशन ना होती जो इस वक्त हो रही है। बिल्कुल बजा फरमा रहे। इसमें
अगर हुकूमत आवाम के साथ कुछ ताउन करती, उनके घरों में राशन होता, उनके पास रोज़गार होता। कुछ अर्से लॉकडाउन के बाद जब कारोबार को खोल दिया गया था तो बहुत सारे लोगों ने खुशी खुशी दुकानें खोल दी थी, लेकिन उन दुकानों से चीज़ें ख़रीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, ख़रीदार नहीं मौजूद था। आवाम जब डिसाइड हो जाती है, दिल बर्दाश्ता हो जाती है, तो अपने बच्चों के रोज़गार के लिए बच्चे फरमाइशें करते हैं, बेगम फरमाइशें करती है। तो उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, मकान का किराया देने के लिए, भारी भरकम बंद पड़े हुए 3-3 महीने घर बंद पड़ा रहता है, बिजली का बिल 50,000 रुपये आ जाता है, उसको देने के लिए लोग घरों से बाहर निकल कर ही काम कर सकते हैं। घरों में बैठकर कोई दस्तकारी नहीं होती हर वक्त। मगर मजबूरन अभी लेकिन बाहर सब कुछ बंद करना पड़ा ना। मजबूरन आवाम की कोताही तो यह है कि आवाम ने एसओपीज पर अमल नहीं किया। हुकूमत की कोताही है कि हुकूमत ने आवाम को इस काबिल ही नहीं रखा कि घरों में बैठकर खा लें या एक दूसरे से डिस्टेंस फासला रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हुकूमत की बात करें कि जिस पीपल्स पार्टी ने जो आज अपोजिशन में कहते हैं, उसकी एक हुकूमत है सूबा सिंध के अंदर, उसने 5 माह गुजर चुके हैं, 34 अरब रुपए मुख्तस किए थे कोरोना की वबा के लिए कि ये आवाम पर लगाए जाएंगे। अभी तक 5 माह गुजर चुके हैं, एक लम्हे की पेशरफ्त नहीं हुई। 34 अरब रुपए कहाँ हैं, जिसमें अगर थोड़ी सी शुरुआत जो हुई है ना, तो 8 अरब रुपए की शुरुआत की थी किसी मामले के लिए, जिस पर नैब ने तहकीकात का दायरा शुरू नहीं कर दिया बल्कि वसी कर दिया। मतलब कि और बंदे भी शामिल होते चले जा रहे हैं। जब हुकूमत इस हाल में करेगी तो सारा कसूर आवाम पर भी नहीं डाला जा सकता। हाँ। आवाम, आप मुझ पर इतना तशद्दुद करेंगे ज़हनी तौर के ऊपर, मुझे इतना परेशान करेंगे आप, और फिर मुझसे मेरा नाम पूछेंगे तो मैं आपका नाम बताऊंगा। बंदा दीवाना हो जाता है तो मजनू जब पूछा जाए तो तेरा नाम क्या, वो कहेगा मेरा नाम लैला है। आप उस बेवकूफ से पूछे, वो तो नमाज पढ़ते हुए कि आगे से गुजर जाएगा। हाँ। उसको कह रहे हैं आप एसओपीज पर अमल करें, बाहर जाके देखें, किसी से कहीं आना जाना करें। लोग लड़ने को, काटने को दौड़ रहे हैं। ऐसा ही, और पता है वो एक अपनी जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने बाहर बाजार में या चलते हुए फुटपाथ पे किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है तो उसे रोक के कह रहे हैं, हेलो भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना है। एक अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं कि सोसाइटी का एक फर्द होने के नाते। हमारे यहाँ भी अवाम को, हुक्मरानों को अपने अपने किरदार को समझते हुए इस मुश्किल हालात से निकलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच राव इमरान सुलेमान साहब, आप तशरीफ लाए, एक अच्छी गुफ्तगू रही। दोस्तों आप जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे जरूर दीजिएगा। फहीम अब्बास को और ज़हरा रज़ा को दें इजाजत। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।